हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका सीए इंटर लॉ फायर रिवीजन सीरीज़ में। इस सीरीज़ के अंदर हम सीए इंटर लॉ के सारे ही चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। हम इस सीरीज़ में जो भी चैप्टर्स हैं उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आज है हमारा डे 1 इस रिवीजन सीरीज़ का, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़ का स्टार्टिंग पोर्शन कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो चैप्टर है उसका नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मीन्स अगर हमें किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो उसके लिए हमें कौन से रूल्स और रेगुलेशन को दिमाग में रखना होगा। ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 3 के साथ। जो कंटेंट है इस चैप्टर का वो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 3 के साथ। सेक्शन नंबर 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब है कितने लोग मिलके किसी भी कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। सबसे पहली बात, इस बात को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। पहला, ये जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ कंपनी पर। तो एक कंपनी होती है हमारी पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है हमारी 1 पर्सन कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें पब्लिक कंपनी को फॉर्म करना है तो पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए लगते हैं 7 और मोर मेंबर्स, मोर पर्सन्स एज मेंबर, यानी कि कम से कम 7 लोग चाहिए हमें पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए। अगर हमें प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी है तो हम प्राइवेट कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। और वहीं अगर हमें 1 पर्सन कंपनी बनानी है तो एनी वन पर्सन कैन मेक अ 1 पर्सन कंपनी। अब इसका नाम ही है 1 पर्सन, तो इस कंपनी को बनाने के लिए लगेंगे भी लोग केवल और केवल एक। अब हमें समझनी है आगे जाके जो डिटेल दे रखी है सेक्शन नंबर 3 में, वो डिटेल दे रखी है 1 पर्सन कंपनी के रिगार्डिंग में। तो इस कंपनी को लगेंगे हम स्टार मार्क। अब 1 पर्सन कंपनी के रिगार्डिंग जो आगे की रूल्स और रेगुलेशंस दे रखी हैं वो ये है कि आप खुद भी समझ के चलिए कि अगर कोई भी केवल और केवल बिजनेस में एक ही मेंबर है तो मान के चलिए अगर वो मेंबर की हो जाती है डेथ या वो मेंबर हो जाता है इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में उस 1 पर्सन कंपनी को कौन चलाएगा, क्योंकि इस कंपनी में तो केवल और केवल एक ही मेंबर है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लॉ मेकर ने निकाला एक रूल। लॉ मेकर ने कहा कि अगर किसी भी कंपनी में मेंबर एक है तो चलो चल जाएगा, पर उस कंपनी में एक कम से कम नॉमिनी होना चाहिए। कौन होना चाहिए उस कंपनी में? नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब ऐसा पर्सन जो कि 1 पर्सन कंपनी का जब भी ये पर्सन की डेथ हो जाएगी या ये पर्सन इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यही नॉमिनी इस कंपनी को आगे चलाएगा, यानी कि यही नॉमिनी बनेगा मेंबर ऑफ दिस 1 पर्सन कंपनी। अगर इस 1 पर्सन कंपनी के मेंबर को कुछ भी हो जाता है तो अब सबसे पहली बात, नॉमिनी क्या हम किसी भी पर्सन को बना सकते हैं? तो जवाब है नहीं। नॉमिनी बनने के लिए सामने वाले पर्सन की चाहिए रहेगी रिटन कंसेंट। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम कहें कि नॉमिनी बनने के लिए क्या चाहिए रहेगी, सामने वाले पर्सन की रिटन कंसेंट हमें चाहिए रहेगी। अभी जो रिटन कंसेंट है उसके लिए एक फॉर्म नंबर आईसीआई ने दे रखा है जो कि है INC 3 फॉर्म नंबर में ये जो नॉमिनी है ये अपनी रिटन कंसेंट प्रोवाइड करेगा मेंबर को, तभी जाके कोई भी पर्सन बन सकता है नॉमिनी ऑफ द 1 पर्सन कंपनी। अब सबसे पहली बात आती है कि ये जो नॉमिनी है ये अपने रिटन कंसेंट दे देगा मेंबर को, तो क्या ये नॉमिनी अपने रिटन कंसेंट को कभी विड्रॉ कर सकता है? तो आंसर है यस। नॉमिनी कैन विड्रॉ his written consent at any time by giving notice to the 1 person company। अब ये नॉमिनी अपनी जो कंसेंट है उसे कभी भी विड्रॉ कर सकता है बाय गिविंग अ नोटिस टू द 1 पर्सन कंपनी। अब बात यह आती है कि नॉमिनी ने तो विड्रॉ कर लिया, अब 1 पर्सन कंपनी को एक अनदर नॉमिनी चाहिए, तो 1 पर्सन कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा अनदर पर्सन को एज अ नॉमिनी विदिन 15 डेज। क्या कहा हमने? सबसे पहली बात क्या होगा, एक पर्सन होगा, ये पर्सन क्या करेगा, ये पर्सन है नॉमिनी, ये नॉमिनी क्या करेगा, विड्रॉ करेगा।
विड्रॉ करेगा अपनी कंसेंट को टू बिकम द नॉमिनी। किसको देगा ये कंसेंट? 1% कंपनी को। अभी 1% कंपनी विड्रॉल के 15 डेज के अंदर अंदर क्या करेगा? एक न्यू नॉमिनी को अपॉइंट करेगा। अब ये जो नया पर्सन है, ये जो नए पर्सन को इसने 15 दिनों के अंदर अंदर अपॉइंट किया है, इसकी डिटेल ये आरओसी को प्रोवाइड करेगा विद इन 30 डेज। कहाँ से? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल से ये जो कंसेंट है वो प्रोवाइड की जाएगी टू द आरओसी। अभी तक हमने पढ़ा था INC 3, जिसके अंदर जो नॉमिनी है अपनी कंसेंट देता है किसको? 1% कंपनी को। अब हम पढ़ेंगे INC 4, जिसके के अंदर हम आरओसी को बताएंगे कि हे आरओसी देखो, हमने अपने नॉमिनी को चेंज कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो नॉमिनी ने अपने कंसेंट को विड्रॉ किया है और ओपीसी ने जो नया नॉमिनी अपॉइंट किया है, क्या इस प्रोसेस को हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अल्ट्रेशन मानेंगे? यानी कि क्या हम इसे MOA का अल्ट्रेशन मानेंगे? तो आंसर है नहीं, इसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अल्ट्रेशन नहीं मानेंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 4 के अंदर। पर उससे पहले केवल और केवल तब तक के लिए हम ये अंडरस्टैंड करके चलेंगे कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो कुछ नहीं, केवल और केवल कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जो कंपनी के इंटरनल रूल और रेगुलेशन होते हैं वो तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आते हैं, और कंपनी के जो एक्सटर्नल रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आते हैं। अभी के लिए हमें इतना ही समझना है। अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं सेक्शन नंबर 3A पे। ठीक है, अब हम चलेंगे किस पे? सेक्शन नंबर 3A पे। अब सेक्शन नंबर 3A किसके बारे में बात करता है? सेक्शन नंबर 3A बात करता है मेंबर्स सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस। अब क्या मतलब है इसका? मेंबर्स सेवरली लायबल। सेवरली लायबल का मतलब क्या है कि अभी तक आप लोगों ने सुना होगा और समझा भी होगा कि अगर कंपनी की कोई भी लायबिलिटी होती है तो वो कंपनी की लायबिलिटी होती है अलोन, उसका मेंबर की लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मेंबर्स की लायबिलिटी कैसे होती है? लिमिटेड होती है। पर हम कह रहे हैं कि एक केस ऐसा है जहां पे मेंबर्स क्या हो जाएंगे? सेवरली लायबल हो जाएंगे, यानी कि जो मेंबर्स हैं वही लायबल हो जाएंगे कंपनी की जगह। तो अब वो कौन सा केस है? अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 3A। तो 3A से पहले हमने जो सेक्शन पढ़ा था 3, उसी सेक्शन को हमें दिमाग में रखना है जब हमें पढ़ना है 3A। तो सेक्शन नंबर 3A बात करता है कि अगर कभी भी हमारी कंपनी में जो नंबर ऑफ मेंबर हैं वो रिक्वायर्ड नंबर से कम चले जाते हैं। क्या कहा हमने? दोबारा समझेंगे कि अगर किसी भी समय किसी भी टाइप ऑफ कंपनी में जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर हैं, अगर नंबर ऑफ मेंबर उससे कम हो जाते हैं तो जो बचे हुए मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। दोबारा से समझेंगे, देखिए इसके लिए सेक्शन नंबर 3 पर दोबारा चलते हैं। हमने क्या कहा? पब्लिक कंपनी के लिए 7 और मोर पार्टनर्स चाहिए, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 और मोर पर्सन चाहिए, और 1% कंपनी के लिए 1% चाहिए। अब हम क्या दिमाग लगाएंगे? अगर किसी भी समय जो पब्लिक कंपनी है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 7 से कम हो जाते हैं, या प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर 2 से कम हो जाते हैं, और कंपनी अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर रही है, यानी कि कंपनी अपने बिजनेस को चला रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कंपनी को करना क्या चाहिए था? जैसे ही 7 से कम मेंबर हुए वैसे ही कंपनी को एक नया मेंबर अपॉइंट करना चाहिए था, यानी कि इतने मेंबर अपॉइंट करने चाहिए थे कि कम से कम 7 मेंबर हो जाएं। पर कंपनी ने ऐसा क्या कुछ किया? नहीं। कंपनी तो मज़े से अपना बिजनेस चला रही है। अगर कंपनी ऐसा कुछ कर रही है तो गवर्नमेंट ने लिए है इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर किसी भी समय कंपनी के मेंबर जो भी रिक्वायर्ड हैं उससे अगर कम हो जाते हैं तो जितने मेंबर बचे हैं वो मेंबर्स हो जाएंगे सेवरली लायबल। अब इससे हो गई कंपनी के दिमाग में टेंशन कि भाई अगर मान लो कि 10 जनवरी को मान लो कोई भी एक मेंबर क्या करता है? कंपनी छोड़ के चला जाता है, और हम क्या अपना धंधा 10 जनवरी को ही बंद कर दें? अगर हम 11 जनवरी तक की भी अपना बिजनेस चलाएंगे तो गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि मेंबर्स हो जाएंगे सेवरली लायबल। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट ने दिया है इसके लिए कुछ टाइम। गवर्नमेंट कहती है कि जब भी आपके मेंबर्स रिक्वायर्ड नंबर से कम चले जाएं, हमने यहाँ कहा जब भी आपके मेंबर्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स से कम चले जाएंगे तो आपको टाइम लिमिट दे रखा है 6 मंथ का। कितने का टाइम दे रखा है आपको? 6 मंथ का। यानी कि अगर आप अपना बिजनेस कंडक्ट करते हो फॉर मोर देन 6 मंथ, अगर आप अपना बिजनेस कंडक्ट करते हो फॉर मोर देन 6 मंथ, तो इसके लिए आप क्या हो जाओगे? लायबल हो जाओगे उस डेट के लिए जो डेट आपने क्या की होगी?
आप उस डेट के लिए लायबल हो जाओगे जो डेट आपने इनकर करी है आफ्टर दोज 6 मंथ। तो आप किस डेट के लायबल हो जाओगे? उस डेट के लिए लायबल हो जाओगे जो डेट आपने इनकर करी है आफ्टर दोज 6 मंथ। तो आप अब कौन से मेंबर्स लायबल होंगे? अब मान लो कंपनी में मेंबर हैं ABCDEFG। कितने मेंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर हो गए। अब मान लो जी रिटायर हो जाते हैं और जो मिस्टर ए थे उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था। मिस्टर ए गए हुए थे किसी बिजनेस ट्रिप से, तो इसके बारे में जो फैक्ट था वो केवल BCDEF को पता था। तो इस केस में जो लायबल होंगे वो भी केवल BCDEF ही लायबल होंगे, क्योंकि सेक्शन में लिखा हुआ है ओनली दोज मेंबर्स हु कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट। क्या कहा गया है? कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट, यानी कि जिन मेंबर्स को इस बारे में पता है कि नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड नंबर से कम हो गए हैं, केवल और केवल वही मेंबर्स लायबल होंगे इस केस में। और किस डेट के लिए लायबल होंगे? उस डेट के लिए लायबल होंगे जो कि कंपनी ने इनकर की होगी आफ्टर दोज 6 मंथ। तो आज के लिए केवल इतना ही। आगे के सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम काफ़ी सारे सेक्शंस कवर करने वाले हैं। आज के लिए 2 सेक्शंस केवल इसीलिए, ताकि फर्स्ट डे है तो आप लोग थोड़ा सा रिदम में आ जाएं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर। और अपना एक्सपीरियंस आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करें।